100% नहीं, 1000% कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने कभी चाय बनाई नहीं है, कभी चाय बेची नहीं है। उसमें अनाउंसमेंट किया कि मेरा भाई और आपका वड़ा प्रधान सरासर झूठ बोला है। झूठ बोल के प्रधानमंत्री बन गए वो? हाँ, झूठ बोल के प्रधानमंत्री बन गए। मोहन भागवत हर साल बोलता है, कई दफ़ा बोल चुका है, 40,000 वर्षों से हमारा डीएनए एक है, भारतीय का डीएनए एक है। भाई भारतीयों का डीएनए एक है तो मिस्टर एम.के. गांधी को अस्पृश्यता निवारण जुम्मे चलाने की क्यों जरूरत पड़ी? उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया? खरीद फरीद का धंधा किया है, फिर एमएलए को एमपी को खरीदते और बेचते मंडी खोल दी है उन्होंने। तो हमारी चुनाव यात्रा गुजरात के अलग अलग हिस्सों की यात्राओं पर निकली हुई है, लोगों के सियासी मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रही है कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। और इस वक्त हम वडनगर पर आ गए हैं। वडनगर वैसे तो बुद्धिस्ट साइट, हज़ारों साल पुराने एक इतिहास के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सियासत में नरेंद्र मोदी की एक जन्मस्थली के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि वडनगर उनका गांव है और यहीं पर कथित तौर पर वो चाय बेचा करते थे स्टेशन पर, और फिर चाय बेचते बेचते आज वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, जहाँ आजकल वो सरकारी कंपनियाँ बेच रहे हैं। तो उनके गाँव में हम हैं और यहाँ लोग हैं बहुत सारे, उनसे हम सीधे सवाल करेंगे, जनता के मन की बात आपको बताएंगे कि यहाँ वडनगर में, मोदी के गढ़ में, उनके घर में जनता का क्या मिजाज है, क्या सियासत है यहाँ की। और पिछली बार तो 2017 में साहब आप लोगों ने 49 सीट से कांग्रेस को जिता दिया था। पहले कांग्रेस को जिताया, फिर भाजपा को जिताया, फिर भाजपा को जिताया। हाँ, तो इस बार क्या करने वाले हैं? इस बार तो नया आदमी आया है, आप वाला अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, हाँ, उस पर हमारा फोकस है। तो नए आदमी पे भरोसा बन पा रहा है आपका? बिल्कुल बन पा रहा है, 100% बन पा रहा है, क्योंकि मोदी के खिलाफ वो बोलता है। तो बस मोदी के खिलाफ बोलते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं? नहीं नहीं, उसने जो बात बताई कि मोदी ने अपने 4-5 मित्रों का 12 लाख हजार करोड़ देवा माफ कर दिया है, एनपीए घोषित कर दिया। हाँ, एनपीए घोषित कर दिया। जिस लोगों ने बैंक से लोन ली और फिर नादारी बता दी, तो ऐसे लोगों का आंकड़ा केवल 12 लाख करोड़। ये अरविंद केजरीवाल कहता है, मैं नहीं कहता। वो रिपोर्ट है, वो संसद में पेश होती है, उसमें आया कि जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का बैंक से लोन लिया, वो या तो देश छोड़ के भाग गए या उनका माफ कर दिया। ये तो सत्य है, इसमें झूठ नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो अदानी और अंबानी दोनों को पहचानते हैं। हमारा जो एयर इंडिया था वो उसको टाटा ने बेच दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी आदमी एयरपोर्ट में सर्विस में जाने वाला नहीं है। वहाँ हमारी जो अनामत थी, रिजर्वेशन, वो समाप्त हो गई। मोदी को 8 साल हुए पीएम बनने के बाद, अभी तक रेलवे में क्लास 3 और 4 की कोई भर्ती नहीं हुई है, बराबर है जी। और रेलवे के जो 123 स्पेशल ट्रेन हैं उसका उसने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, इसीलिए कोई नई भर्ती नहीं हुई 8 साल से। वो कह रहे हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं, वो मुनाफा नहीं कमा सकती, इसलिए उनको बेच देना बेहतर है। मोदी जी कह रहे हैं घाटे में चल रही हैं इसलिए बेच रहा हूँ मैं। तो बेच रहा है तो उसके जो पैसे आते हैं ना, उसमें तो जो गरीब शिक्षित लड़के हैं उसको जॉब देना चाहिए। हाँ, चलो घाटे में चल रही है। लालू प्रसाद रेलवे मंत्री था तो वो बहुत मुनाफा करता था, तो अब घाटे में क्यों चल रही है? आप तो वो बहुत ही बुद्धिशाली आदमी है, आपकी टीम भी बहुत ही बुद्धिशाली है, तो फिर घाटे में कैसे चलती है? रेलवे से उनको बहुत प्यार है। मैं वडनगर आपके स्टेशन पे घूम के आया हूँ, एकदम नया बढ़िया स्टेशन बना दिया। बढ़िया स्टेशन बोलते थे कि अभी चाय बेचते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको 100% नहीं, 1000% कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने कभी चाय बनाई नहीं है, कभी चाय बेची नहीं है। एक बात सत्य है कि उसका जो फादर था वो चाय बनाता था। ये बात किसने बताई? उसका छोटे भाई प्रहलाद भाई, जो हमारे रेशनिंग की दुकान का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है ना, ये उल्लासनगर में बात बताई उनको, महाराष्ट्र में। उसको वहाँ आमंत्रित किया गया था, तो उसने बोला
नरेंद्र भाई ने कभी चाय बनाई नहीं है, कभी चाय बेची नहीं है। सारे देश को तो उन्होंने बताया कि मैं चाय उल्लू बनाया, चाय उल्लू बेचता बनाया। था। इसके भाई ने बोला कि ये मेरा भाई झूठ बोल रहा है। जाहिर जो सभा थी उसमें अनाउंसमेंट किया कि मेरा भाई और आपका वड़ा प्रधान सरासर झूठ बोल रहा है। झूठ बोल के प्रधानमंत्री बन गए वो। हाँ, झूठ बोल के प्रधानमंत्री बन गए कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। और एक बात मैं आपको खास बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सब मिलके ये भारत का आज का जो संविधान है ना, उसको पूरे का पूरा बदल देना चाहते हैं। और इसमें हमारी रिजर्वेशन भी पूरे की पूरी समाप्त होनी चाहती है। उसका एजेंडा यही है। मोहन भागवत हर साल बोलता है, कई दफ़ा बोल चुका है, 40,000 वर्षों से हमारा डीएनए एक है। भारतीय का डीएनए एक है। भाई भारतीयों का डीएनए एक है तो मिस्टर एम.के. गांधी को अस्पृश्यता निवारण जुम्बे चलाने की क्यों जरूरत पड़ी? उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया? अरे भाई ये आई उसका भी डीएनए, अब आपका जो डीएनए है वो उसका भी डीएनए है, तो उसके और हमारे में क्या फर्क होता है? हम समान है। हमारा ये समान व्यवहार नहीं है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है समानता के जोर पर बहुत उसने दबाव डाला है। समता, समानता, ब्रदरहुड, ये सब बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई है। मैं इस सवाल को थोड़ा और दूसरी तरह से लेके जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र की आप एक आशंका जाहिर कर रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और साथ में आपने आरक्षण की बात बोली कि जाइए प्राइवेट करते हैं, उनको नाम खत्म कर देंगे आरक्षण को। अरविंद केजरीवाल के बयान है, जेएनयू के कार्यक्रम में उन्होंने बोला था आरक्षण खराब चीज़ है, इसको खत्म कर देना चाहिए। और जब उनकी सत्ता आई पंजाब में और दिल्ली में, उन पर ये खुले आरोप लगते हैं कि उन्हें कई सारे विभागों में आरक्षण की जो नीति है उसका पालन नहीं किया। दिल्ली डायलॉग, दिल्ली का एक वहाँ पर 100 से ज़्यादा वैकेंसी हैं जिसमें लोगों को उन्होंने नौकरियां दी हैं जो वहाँ पर सरकार के साथ पॉलिसी बनाने में काम करते हैं। सब सवर्णों को मिली हैं, किसी भी SC/ST को नहीं मिला। पंजाब में भी अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में आरक्षण लागू नहीं किया था, बहुत आंदोलन हुआ, बहुत खबरें चली, तो बाद में लागू हुआ। तो आरक्षण की हकमारी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार भी कर रही है, उन पर ये आरोप लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। न्यायालय के बारे में उसने बोला था कि जो न्यायालय में जिसकी भर्ती होगी वहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। ये अरविंद केजरीवाल भी बोले थे और पंजाब के CM भी बोले थे, भगवत मान। ये बात सच्ची है, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। तो फिर दोनों तो आरक्षण पे एक जैसा स्टैंड है ना दोनों। नहीं, पर फिर उसने अपना स्टैंड बदल दिया है। ये विरोध जब हुआ कि भाई न्यायालय में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये बात का जब विरोध हुआ पूरे देश में, तो उसने अपनी बात पर पलटी मारी और फिर बोला कि नहीं, हम आरक्षण को बनाए रखेंगे। और किसी बात पे हल्ला नहीं हुआ, चुपचाप काम हो गया, वहाँ तो गायब कर देंगे, फिर क्या होगा? ये गायब करने वाली बात तो ये लोग जानते हैं, ये सामान्य लोग नहीं जानते। तो नजर रखनी पड़ेगी। और हम तो जो हमारे पढ़े लिखे आदमी है ना, उसको हम बोलते हैं कि तुम बराबर अभ्यास करो, जो हमारा अखबार आता है उनका भी अभ्यास करो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी अभ्यास करो, जागरूक बनो ताकि समझ में आए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारे SC/ST और OBC ये तीनों के दो दुश्मन थे। पहला दुश्मन था मनु, जिसने मनुस्मृति लिखी, उसको बाबा साहेब ने जलाई, जाहिर में जलाई। और हमारा दूसरा दुश्मन था मोहन, मिस्टर M.के. गांधी। 16 अगस्त 1932 बाबा साहब त्रिजी गोलमेजी परिषद में गए। उस वक्त का जो प्रधानमंत्री था जेम्स मैकडोनाल्ड, उसके साथ बाबा साहेब ने बहुत ही तार्किक दलीलें की, वैज्ञानिक ढंग से दलीलें की। फिर उसने अलग मताधिकार दिया, पृथक निर्वाचन का अधिकार में। हाँ, अलग मताधिकार। और उसमें हमारी सीट कितनी थी? 148। 148 सीट पर हम हमारा उम्मीदवार हमारे मत से पसंद कर सकते थे। हम ही वोट डालेंगे, हमारा ही उम्मीदवार होगा। हाँ, और दूसरा जो हमारा वोट, ये जो जनरल का उम्मीदवार है उसको देना था।
लेकिन ये बात जब M.K. गांधी के ख्याल में आई तो उसने क्या किया, उसका तो एक ही हथियार था, आमरनाथ उपवास। बैठ गए, भारत के सभी नेता बाबा साहब के पास आए, उसके पैर दबाने लगे। कस्तूरबा भी आई, उसने भी बाबा साहब बोला कि हमारे पति को बचा लो। बाबा साहब ने कहा कि तुम्हारा पति हठाग्रही है। कैसा है? हठाग्रही। और ये हमारा पोरबंदर का मोड बनिया था। मोड के बारे में ऐसा कहा जाता है, मोड से अच्छा कोड। हमारे शरीर पर जो कोड निकलता है ना, उसको मोड से भी अच्छा कहते हैं। तो वो मोड बनिया था। उसने 6 घंटा 6 दिन और 2 घंटा आमरनाथ उपवास किया। फिर हमारी जो राष्ट्र माता माता भीमाबाई नहीं रमाबाई ने बाबा साहब को बोला कि तुम मान लो। और दबाव था, बहुत हिंसा की भी धमकी थी। दिखाया गया था कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो तुम्हारे लोगों को मार डालेंगे। धमकियां भी दी गई, तुम जो उसको नहीं बचा लोगे तो हमारे लोग मारे जाएंगे। जब बड़ा संकट आएगा तो हमारे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मारे जाएंगे। तब बाबा साहब ने सोचा कि ये बात सही है। फिर उसने उसकी बात मान ली और उसके बदले में 24 सितंबर 1932 उसको एक्ट लगाया और उसके वजह से हमें रिजर्वेशन मिला। लेकिन ये एक्ट है, उसको हम ब्लैक कानून कहते हैं, ब्लैक लॉ। 24 सितंबर हमारा ब्लैक लॉ है। पूना पे एक धिक्कार दिवस। हाँ, क्यों ब्लैक डे है कि हमारा जो 2 मताधिकार वो छीन लिया और उसके बदले में वो रिजर्वेशन दे दिया। तो वो होता तो अच्छे दिन आते हमारे। हाँ, हमें तो अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी के राज में, हमें तो बुरे दिन चाहिए, पिछले वाले दिन चाहिए, जिसमें 400 रुपया का गैस सिलेंडर मिलता था, जिसमें 55 रुपया का गैस, जो गाड़ियाँ गैस में है ना, गैस से चलती है, वो 55 रुपया में गाड़ी गैस पुराता था। अब उसका सीधा 50 ही हो गया है। और वो गैस का जो प्रॉफिट है, जो प्रोफेशनल है गैस का, वो दोनों आदमी के पास है। एक अदानी है, एक अंबानी। सब पैसा उसके पास जाता है, सारा पैसा उधर जाता है। हाँ, आपके पास फिर आएंगे, फिर बात करेंगे, कुछ और लोगों से भी बात कर ले। बहुत मजेदार बातें आप बता रहे हैं। आपका नाम बताइए। सुनील मेरा नाम है। सुनील, आपका तो ये साहब बोल रहे हैं कि मोदी के जगह गांव में वडनगर में ये रहते ज़रूर हैं लेकिन वोट नहीं देंगे उनको, अच्छा काम उन्होंने किया नहीं। ये तो हर वोटर का अपना एक वो होता है कि उसका मताधिकार है, तो उसको जहाँ लगे वहाँ उसका ओपिनियन वो दे सकता है। आपका किधर जा रहा है? हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट जब तक वोट नहीं देंगे तब तक हमारा तो मत बनेगा नहीं। हालांकि गुजरात में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, मतलब पूरे भारत में तो मुहिम चल रही है, इधर गुजरात में OPS की एक बड़ी मुहिम चल रही है। मतलब तो ओल्ड पेंशन स्कीम अगर सबको मिलती है तो सब एम्प्लॉई खुश हो जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ना गुजरात में और गुजरात के बाहर भी ऐसे हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय यूनियन के बड़े प्रेसिडेंट थे वो बीजेपी के लोगों को मिले। हमारे यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, तो उन्होंने बताया समाधान के तौर पर कि भाई हमारी 16 राज्यों में सरकार है, तो गुजरात डिसीजन लेगा तो पूरे देश का डिसीजन हो जाएगा। तो हम ऐसे सिर्फ गुजरात वाले डिसीजन नहीं ले सकते। तो उन्होंने इनडायरेक्टली ऐसा भी बोला है गुजरात की जनता को कि अगर आपको चाहिए तो 16 राज्यों की सरकार आप इधर चेंज कर दीजिए। इनडायरेक्टली मतलब उनका ऐसा भी कहना होगा, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है 16 राज्यों की सरकार में वो एंटी इनकम्बेंसी ला सकता है। इसलिए ये राजस्थान सरकार ने लागू की है पुरानी पेंशन स्कीम, और यहाँ पे भी राहुल गांधी ने ऐलान किया है कांग्रेस की तरफ से कि गुजरात में अगर सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे। तो उनके इस वादे पे जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो भरोसा जता रहे हैं? मतलब ये राजस्थान सरकार राजस्थान में लागू हो गया, वो कह रहे हैं गुजरात में भी करेंगे। अगर सरकार बनेगी तब करेंगे ना लागू। तो फिर उन लोगों के यहाँ के जो सरकारी एम्प्लॉय है उनको ये उम्मीद दिखती है कि अगर कांग्रेस जिता देंगे तो वो लागू कर देगी? नहीं, ऐसे तो मैं अपना पर्सनली व्यू दूँ एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये जो मतलब ये वादा जो है 2004 में जब NPS आया था बीजेपी के शासन में जाते जाते, अगर कांग्रेस को इतना प्यार था पूरे देश के लोगों से तो उसने NPS को हटा के OPS ला दिया होता, है ना। उसने 8-10 साल शासन किया।
मतलब ये सिर्फ गुजरात में शासन करने के लिए आने की उनकी कांग्रेस की वादे हैं, वादों का क्या? वादे है, वादों का क्या, ऐसा ही है। मतलब हम लोग, और देखो गुजरात में अगर बीजेपी भी वादा करता है, कांग्रेस भी करता है, तो लोग तो बोलेंगे ना कि जो शासन में उसका वादा ठीक रहेगा, जो शासन में नहीं है। तो मतलब ये चुनावी रणनीति सारी है, ये मतलब चुनाव के पहले सोचने वाली बातें नहीं, आफ्टर इलेक्शन को सोचने वाली बातें हैं। आफ्टर इलेक्शन की सोचने वाली बात है। आप में से कोई बात करेगा? इधर कुछ कह रहे थे क्या? कुछ बता रहे थे आप? कुछ नहीं बता रहे थे। तो यहाँ पर लोग हैं बहुत सारे, और चूंकि बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी हैं, तो शिक्षा रोजगार से जुड़ा हुआ भी मसला है वडनगर में। इस पर भी हम लोगों से काफ़ी बात कर रहे हैं। साहब फोन आ गया आपका कि बात करें? हाँ जी। एक और मुद्दा रह गया हमारा। एक मुद्दा रह गया, बोल दीजिए आज सब कुछ। ये प्रधानमंत्री का गाँव है। 2 दिन में 1 दिन पानी आता है। अच्छा। आज आया है ना, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। और जो हमारा जो टैक्स है ना, वेरा जिसको बोले गुजराती में, वो पूरा लेते हैं 600 रुपया। 600 रुपया पूरा लेते हैं? हाँ, 360 दिन में से 180 दिन पानी आता है। और उसमें भी कई बार कटौती हो जाती है। क्या होता है कि आगे से खराब हो गई लाइन, तो उसमें भी 10-15 दिन की कटौती हो जाती है, उसको ठीक करने में। हाँ। तो अब आज तो धरोई भी पूरा भरा हुआ है। हमारा पानी धरोई से आता है, और विष्णु जाता था वो भी बंद हो गया। तो हमको पूरा पानी मिलना चाहिए ना। तो 2 दिन में 1 दिन आता है, 1 दिन नहीं आता है। उधर तो वो सब बताते हैं कि गुजरात मॉडल तो बहुत अच्छा है, मोदी जी ने गुजरात को तो एकदम बहुत अमेरिका बना दिया, इतना अच्छा बना दिया, सारे मीडिया वाले बताते हैं दिल्ली में। आप आज के समाचार देखोगे ना, मैं दोपहर खाते खाते समाचार देखता था, एक्सीडेंट वाले मरने में 60 की संख्या हो गई। रोड अकस्मात में आज 60 लोग मरे। खराब रोड है इसलिए? हाँ, खराब रोड है, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ना, वो अच्छा नहीं है। वो मर गया ना ताता साइरस मिस्त्री, तब सरकार जागी कि ऐसे रोड पर ऐसे अकस्मात होते हैं। पूंजीपति ना मर जाएं कहीं। हाँ, पूंजी गरीब मर गया तो उसका तो कोई हिसाब नहीं होता। मुकेश ने जेड रक्षण क्यों नहीं दिया? उद्योगपति था तो उद्योगपति को रक्षण देता, तो गरीबों को क्यों नहीं देता? गरीबों को नहीं देते? एक ठोकरा गरीब दे, बोलो उसको बेचारे घर में कमाओ वाले का पग कब गया, हाथ टूट गया, तो भी कौन खिलाए? इन्हीं बात बीमार है, तो उसके कोई मदद तो જોઈએ नहीं। अकस्मात ने लिए, अकस्मात तो थया, पर यानी संभाल कोई ऐसे कोई मोकलो, कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाए कि कुछ पैसा वैसा मिले? कोई नहीं बनाई। तो फिर यहाँ पे जीत कैसे जाते? इतने साल से आप लोग बीजेपी को जिता रहे, 27 साल हो गए। हमें जो मोदी साहब है ना, हमारा गवर्नमेंट का है, हमने गर्व है कि दुनिया ने नक्शा में वडनगर की काया पलट बदली काढ़ी ने वडनगर बताया। आखिर दुनिया में हमें उसका खराब नहीं बोल सकती है। लेकिन काम भी तो देखेंगे। काम देखा, ये नहीं कहता कांग्रेस का बोर्ड लगा है तो गांधीनगर ने सब, तो क्या मेरा काम बोलता है? काम बोले छे, काम बोले तो हमने तो जो साहब मोटी मोटी कंपनियों, मोटा मोटा कोई भी उद्योग हो, वो बनाता है, तो इसमें तो कोई गरीब को भी नौकरी नहीं मिलती है। अभी मैंने क्या नाम है आपका? जयेश परमार। जयेश परमार। ये कह रहे मोदी जी के बारे में कि मोदी जी तो अच्छे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। उनको अच्छा लग रहा है तो वो तो कांग्रेस भी अच्छी लगती है, भाजपा भी अच्छी लगती है। आपको कौन लगता है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वाले काहे अच्छे लग रहे हैं? वो अभी वो गारंटी दी है ना, इसलिए बिजली फ्री गारंटी है, शिक्षा स्वास्थ्य की है, इसीलिए आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है। और यही गारंटी बीजेपी वाले दे देंगे तो मैं 600 यूनिट फ्री कर दूंगा, तो बीजेपी को दे देंगे? वो तो जुमला देते हैं ना, वो कहाँ पे देते हैं? वो तो सिर्फ बात ही करते हैं हवाई। 15 लाख वाला याद है? वो तो सबको याद है। वो तो सबके लिए है ना। अभी क्या सरकार का परिवर्तन होगा तो पता चलेगा कि वो सरकार कौन सी अच्छी है क्या बुरी है। लेकिन आपके यहाँ वडनगर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी इज्जत नहीं रखेगा वडनगर?
अभी 2 बार तो रखी, कितनी बार रखी अभी तो 2 बार तो रखी है 2014 और 19 में। तो इज्जत के नाम पे कितना नुकसान है? बहुत भारी नुकसान है अभी तो। अभी आम आदमी पार्टी आ रही है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? अभी वो जो मीडिया पोल आ रहे हैं ना, इसलिए। मीडिया बता रहा है इसलिए। ये गारंटी ना बीजेपी वाले भी दे रहे हैं। कहीं ईवीएम में तो कुछ सेटिंग नहीं कर लिया कि बटन कोई भी दबाओ झाड़ू निकलेगा? हाँ, वो तो ईवीएम हटना चाहिए तो फिर ईवीएम हटेगा तो ही कुछ होगा। आप तो गारंटी देते रहो, अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होगी तो क्या कीजिएगा? आपका तो वो तो बोल रहा है ना कि वोट ऐसे इतना डालो कभी ईवीएम हैंग हो जाए। केजरीवाल बोल रहा है ईवीएम हैक हो भी गई या हैंग हो गई, वो काम नहीं कर पाई, तो आप लोगों के हाथ में थोड़ा ही आएगा ठीक करना। ठीक करने वाले लोग कोई और आएंगे। हाँ, वो तो वही है ना, उनके आदमी है ना, आगे से ही ठीक होगा आता है ना। आखिरी सवाल ले रहा हूँ क्योंकि काफी देर से हम बात कर रहे हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं? कोई अच्छा काम किया है? नहीं, अभी तो मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं 8 साल में कोई काम। वडनगर में काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। इतना अच्छा रेलवे स्टेशन बनाया, इधर कोई झील वील बनाया है, क्या कुछ किया? मैं देख के आया। अच्छा काम किया है, खरीद फरीद का धंधा किया है। फिर एमएलए को एमपी को खरीदते और बेचते मंडी खोल दी है उन्होंने। तो क्या दिखना है, आप बेकार हमारे लड़के बने के तैयार हो गए हैं, बाकी नौकरी नहीं है। बच्चों को नौकरी नहीं है? नहीं है, नौकरी कोई भी नहीं है। माँ बाप के भार रूप हो गए हैं, उसको कर्ज करके उसको बनाया है, तो अभी कुछ इसको रख रहे थे। कोई उसका कोई निम्ना भी कोई समय नहीं है नौकरी का। मोटे मोटे आ रहे कंपनियों बड़ी गमे थे कंपनी में। हमारे वडनगर में जो मोदी साहब है न, तो कोई मोटी कंपनियों का कोई लाया नहीं। वडनगर में कोई कंपनी नहीं है? कशु कोई उद्योग नहीं का, कोई नहीं। रोजी रोजगार नहीं है? नहीं, कशु नहीं है। तो ये वडनगर की जनता, वडनगर जहां नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ, कथित तौर पर उन्होंने स्टेशन पर जो है चाय बेची और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि वो यहाँ से हैं, इस बात का उन्हें कहें कि इस बात को वो अंडरलाइन करते हैं। क्या आप बात करना चाहते हैं? बात करना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? मोदी जी अच्छे लगते हैं? हमारे सर अब आप किसी और की भाषा ना बोलिए, वो भी बोल देंगे। आप बोलो, आप अपनी बात बताओ ना। हैं? अच्छे लगते हैं? अच्छे तो लगते हैं, लेकिन यहाँ पे होमगार्ड में कायमिक नहीं हुआ है अभी तक, और स्टेट में होमगार्ड कायमिक यहाँ पे नहीं है। होमगार्ड की जॉब नहीं है? हाँ, होमगार्ड की जॉब तो है, लेकिन 300 रुपये में 10 दिन देते हैं, 7 दिन देते हैं। 300 रुपए में 10 दिन काम करना है? काम करना है, एक दिन का 300, पूरा महीना नहीं मिलता। अच्छा, उनको जब जरूरत होती है तो 300 रुपए पर डे के हिसाब से बुलाते हैं। पक्का नौकरी नहीं है? पक्का नौकरी नहीं है। और स्टेट में पूरा पगार है, 24,000 27,000 पगार है, यहाँ पे नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा, तरक्की कराएंगे हम देश की। और स्टेट में कायमिक है, यहाँ पे गुजरात उनका राज्य है तो भी कायमिक नहीं है यहाँ पे। तो इस बार वोट देंगे? नहीं, इस बार तो नहीं देंगे। आपके यहाँ के हाथ जोड़ के बोलेंगे भाइयों बहनों फिर दे दीजिएगा। वो बात रही, लेकिन हम तो नहीं देंगे। आप नहीं देंगे? तो वडनगर की जनता जो कह रही है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार के काम से वो लोग खुश नहीं है। वडनगर से नरेंद्र मोदी का होना भर ही काफ़ी नहीं है, बल्कि काम भी होना चाहिए। और ये मोदी के गढ़ उनके घर में ऐसे संकेत उनको मिल रहे हैं कि पिछली बार की तरह कहीं वो ये सीट भी भाजपा हार ना जाए और बीजेपी सरकार ना बना पाए। लेकिन होगा क्या, वो तब पता चलेगा जब गुजरात चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगली किसी विधानसभा सीट की नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी।